क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव के हम लोग काफ़ी क्लास कर चुके हैं। अभी के इस क्लास के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैथ में पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको कैसे देना है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते हम लोग क्या लगता है कि अच्छा जल्दी से इसको ऐसे ऐसे गुना भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन वहीं जब हम सब्जेक्टिव बनाने बैठते हैं हमको मालूम है कि प्रश्न ऐसे बनेगा, आंसर भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग गलती कर देते हैं जिससे कि एग्जामिनर अपने को पूरा अंक नहीं देता है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे अर्थात कि जो प्रश्न अपने को आता है या नहीं आता है उसको कैसे बनाना है, अगर आता है तो उसमें क्या क्या स्टेप हमको लिखने की आवश्यकता है सब्जेक्टिव में कॉपी में, तभी अपने को पूरा अंक मिलेगा। इस पे ज्यादा फोकस रहना है, आज के क्लास के माध्यम से आपको सीखना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब ये क्लास खत्म होगा तो आपको क्या करना है कि वीडियो के रूप में अवेलेबल रहेगा, तो आपको बस इस पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार देख देख कर और स्टेप सीखिएगा कि एक प्रश्न जो मुझे आता है फिर भी उसको कैसे स्टेप वाइज हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का इशू है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको बस यहाँ पे फोकस रहेंगे, सीखना है। इसीलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की काफी क्लास हो चुका है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जो 15 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना है सर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, जिसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे, तो एग्जाम में 30 आएगा, 15 अपने को छोड़ देना है, 15 का जवाब देना है। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे मैं आपको 15 ही सिखाऊंगा, लेकिन मैं 15 चैप्टर से सिखाऊंगा, ताकि आज के क्लास के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपको क्लियर है कि आपको ये सिखा देना है कि जो प्रश्न आपको आता है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, जिससे कि 2 अंक का प्रश्न तो पूरा 2 अंक मिले, 5 अंक का प्रश्न तो पूरा 5 अंक मिले, कोई स्टेप नहीं छूटे। और दूसरा कि पूरे 15 चैप्टर से एक एक प्रश्न, तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और सभी गेस प्रश्न है तो इसी तरह प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं। पहला प्रश्न किस चैप्टर से आएगा, तो अभी कहिएगा सर अभी आपने बताया कि 15 चैप्टर है तो पहला प्रश्न जो होगा वो पहले चैप्टर से आएगा। बिल्कुल सही, ध्यान से सीखेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि स्टेप वाइज कैसे बनाना है, क्या क्या गलती आप करेंगे तो 2 में 2 नहीं मिलेगा, वही मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना का म स और ल स ज्ञात करें। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, आपको 1 मिनट से भी कम लगता है, आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट कर देते कि सर सब में 6 8 22 है तो HCF 2 होगा और एलसीएम तो सबका गुना करेंगे तो 264 के आसपास आएगा। लेकिन यही अगर सब्जेक्टिव में आया है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, चलिए सीखते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहां से मैं सॉल्व करके, अब यहां से मैं टीचर नहीं हूं, आपकी तरह अगर मुझे एग्जाम देना होगा, ये प्रश्न आ जाएगा तो मैं कैसे बनाऊंगा ताकि मेरा एक भी अंक नहीं कटे, मैं ये आपको सिखाने जा रहा हूं कि मैं भी एक स्टूडेंट की तरह सॉल्व करूंगा, जैसे टॉपर स्टूडेंट इसको सॉल्व करके पूरा अंक लाते हैं। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना होगा, तो हम लिख देंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए मैं एक स्टूडेंट की तरह अगर मुझे भी एग्जाम देना हो और ये प्रश्न आ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा, यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी ऐसे ही बनाना है, कोई स्टेप नहीं छोड़ना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट में, जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी। उसी तरह मैं लिखूंगा 8 का अभाज्य गुणनखंड। यहां पे देखिए पूरे 15 चैप्टर का मैं रिवीजन करा दे रहा हूं अभी के क्लास से, और इसको 2-3 बार देखकर जरूर जाइएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि आप कैसे इसका आंसर निकालेंगे। फिर कह रहे हैं 22 का अभाज्य गुणनखंड। तीनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लेते हैं, क्योंकि कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को इसका आंसर बताना है HCF और LCM। अब चलिए बताइए, जो विद्यार्थी करें कि सर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3, बिल्कुल सही। 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, चला तो कहिएगा 2 गुने 2 गुने 2, बिल्कुल सही। 22 का कितना होगा, कहिएगा सर 2 गुने 11 लिख दीजिए, हो गया। अब अपने से क्या पूछा है कि म स और ल स, HCF और LCM, तो इसीलिए HCF ऑफ 6 8 22 और LCM ऑफ 6 8 और आपका 22 कितना होगा। तो HCF क्या होता है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सब में कितना है, 2 2 2 कॉमन है तो यहां पे 2 हो जाएगा। LCM तो जो बच गया ये HCF और गुने में जो भी बच गया 3, और यहां पे 2 गुने 2 गुने 11 गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 में 11 से गुना करेंगे तो 11 चौका 44 और 11 दूनी 22 और 4 आपका हो जाएगा 26, 264।
देखिए आ गया HCF 2 हमारा आंसर हो गया और LCM हमारा 2 हो गया। अब इस तरह अगर मैं बनाकर आऊंगा, चाहे आप बनाकर आएंगे, तो कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करे आपको पूरा चेक करके 2 में 2 अंक देगा। तो अगर जैसे ही एक प्रश्न इस पे आएगा, मैं वही प्रश्न बता रहा हूं जिस पैटर्न पे इस साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस पर अंक चेंज कर सकता है, हो सकता है यही अंक पूछ दे, हो सकता है 6 की जगह पर 10, 12, 22, 24 कुछ भी पूछे, आपको इसी तरह पूरा विस्तार से बनाना है, 2 अंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न चला किस चैप्टर से आएगा, तो दूसरे चैप्टर से आएगा, बिल्कुल सही। हर एक चैप्टर से मैं एक एक प्रश्न बना रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम में बना सकते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे परीक्षा देना है, लेकिन मुझे 2 में 2 अंक लाना है, तो मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, ये चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहां पे देखिए मैं इसको बनाने जा रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है कि पहले इसका जो है द्विघात बहुपद का पहले शून्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या दिया है सर, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 दिया है बराबर 0, शून्यक निकालना है। तो अब इसको तोड़ देंगे 10 को, तो 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² + 2x + 5x मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 5 दूनी 10 और 5 2 7x और प्लस 10 बराबर सर 0। या यहाँ पे x चला कॉमन ले लेंगे। मैं यहाँ पे बस एक स्टूडेंट की तरह कि मुझे भी एग्जाम देना होता तब मैं कैसे बनाता, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, या x + 2 और x + 5 बराबर 0, या सर यहां पे x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0, या गुरुजी x बराबर -2 और यहां पे x बराबर -5। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि x का मैंने मान बता दिया -2 और -5। यहां पे देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये अभी ना हमारा एक पार्ट प्रश्न का कंप्लीट हुआ। अब आगे करें कि शून्य ज्ञात कीजिए, यहां तक हमने बना दिया, लेकिन आगे करें और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए वो भी चेक करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, इसके नीचे बनाना है। मैं इधर ही चेक कर दे रहा हूं, यहां पे आपको इधर नहीं बनाना है एग्जाम में, इसके नीचे बनाना है। तो आगे यहां पे लिखेंगे कि क्या पूछा है कि संबंध, तो लिख देंगे संबंध की सत्यता की जांच। ध्यान से समझेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं कि पूरा अंक मिले। अब संबंध की सत्यता की जांच, तो 2 संबंध होते हैं शून्य के बीच, एक शून्य का योगफल जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, एक शून्य का गुणनफल जिसे अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। तो एक पहले चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्य का योगफल माइनस बी बटा। चलिए ये भी फार्मूला आपको मिल गया जिसमें हम लोग शून्य का योगफल गुणनफल, एक ऑब्जेक्टिव आता ही है हर साल। अब अल्फा क्या है सर, तो यही शून्यक है -2, बीटा यही शून्यक है +−5, माइनस बी तो जो x का गुणांक है कितना है सर 7 है, ए तो जो x² का गुणांक है कितना है 1 है, या देखिए यहाँ पे -7 बराबर -7, ये हमने एक जांच कर दिया। फिर दूसरा भी जांच होता है क्या, तो गुणांक तो कितना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा तो -2, बीटा तो सर -5, c तो जो कांस्टेंट है 10 और a अपना 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। यहाँ पे गुना कर देंगे माइनस माइनस प्लस और 10 में 1 से भाग देंगे 10, आंसर हो गया। अब देखिए ऐसे जो छात्र स्टेप बाय स्टेप बनाकर आएगा उसको एग्जामिनर यहाँ पे चेक करके 1 अंक, यहाँ पे चेक करके 1 अंक, 2 अंक दे देगा। दूसरा चैप्टर का भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए, अर्थात मैं आपको आज के क्लास के माध्यम से हर एक चैप्टर का रिवीजन करा दे रहा हूं, हर एक टाइप के प्रश्न में सिखाऊंगा, 15 चैप्टर से 15 टाइप के प्रश्न। उसके साथ साथ ये भी सिखा रहा हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे जैसा बनाना होगा तो इस तरह बनाएंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न चला किस चैप्टर से आएगा, कहिएगा सर जी तीसरे नंबर चैप्टर से, बिल्कुल सही। यहां पे देखिए तीसरे नंबर चैप्टर से प्रश्न है और जो गेस प्रश्न है वही लेकर हम लोग सीख रहे हैं। आप लोग भी मैं बार बार बता रहा हूं कि पेन कॉपी लेकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है हम लोग जल्दी जल्दी कटा कर इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। प्रश्न को पढ़ते हैं, करे इतना और इतना 2 समीकरण दिया है, करे इसका हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो पहले इसको हल करते हैं, x y का मान निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, सीखेंगे कैसे बारीकी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे एग्जाम में ताकि पूरा अंक मिले। अब दोनों समीकरण को लिखेंगे सर 2x प्लस 3y, सभी चैप्टर का रिवीजन होगा, ध्यान से अंत तक देखिएगा। समीकरण 1, फिर एक अपना दिया है
2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण 2। अब हम स्वतंत्र हैं, प्रतिस्थापन विलोमन वर्गगुणन किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2x बराबर है तो विलोपन से आसानी से बन जाएगा। तो चलिए विलोपन से बना लेते हैं, आपको जो इच्छा उससे बनाकर आंसर कमेंट करेंगे। चलिए तो मैं लिख दे रहा हूं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटा देंगे। देखिए ध्यान से बारीकी से इसी तरह लिख लिख कर आपको बनाना है, तभी एग्जामिनर पूरा अंक देगा। अब 1 क्या है सर, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। 2 क्या है गुरुजी, 2x माइनस 4y बराबर -24। घटा रहे हैं तो सर ये साइन चेंज हो जाएगा। 2x में से 2x कैंसिल, 4 3 7y बराबर 35, या y बराबर सर 35/7 बराबर 5। अब y का मान हमने निकाल लिया, चला 5। अब x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख देंगे। तो लिखना पड़ेगा क्योंकि देखिए यही है ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम लोग क्या लगता है कि बिना लिखे जल्दी से चलिए मान रखिए आंसर निकाल दीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव में घबराहट नहीं, मैं स्टूडेंट की तरह बना रहा हूं तो मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहां पे कि अब y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे मान उतना ही आएगा, समीकरण 1 में रखने पर। अब चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, आप तो इसके नीचे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं इस साइड यहाँ पे जगह है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि दोनों साइड आपको दिखाई दे। तो समीकरण 1 कितना है, यहीं पे है 2x प्लस 3y बराबर 11। y का मान रख रहे हैं 5, तो या 2x प्लस 3 गुने 5 बराबर 11, या सर 2x बराबर 11 माइनस 15 प्लस है तो -5, या x बराबर 11 में से 15 जाएगा 4/2 बराबर -2। आ गया x y का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्लियर लिख देंगे कि x बराबर -2 और y बराबर 5, ये हमने निकाल लिया। अब यहां तक हमने प्रश्न बनाया। अब आगे इसमें एक और स्टेप है, कह रहा है कि और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं। अब y बराबर कितना दिया है, चला mx प्लस 3। अब तो मान आ गया। अब जल्दी से बताइए m का मान कितना होगा, तो कहेगा सर 5 रख देंगे m और यहाँ पे -2 रख दीजिए और 3 रख दीजिए, बिल्कुल सही। या 5 - 3 बराबर -2m, या सर m बराबर घटेगा तो 2/-2 बराबर -1। हमने क्या आंसर निकाल दिया, फिर इसके नीचे आपको लिखना है, मैं इधर लिख दे रहा हूं कि हमने फाइनल आंसर बता दिया, x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब एग्जामिनर देखेगा अच्छा ये मान इसको पूछा गया था इसने बना दिया, पूरा का पूरा अंक देगा, हमने एक भी स्टेप इसमें नहीं छोड़ा है। ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या मैं कहूंगा क्लास को बार बार देख देख कर लिख कर सीखना है आपको। मैं जानता हूं सभी प्रश्न आप बना देंगे, लेकिन किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि पूरा ये हुआ फाइनल, इसमें कुछ नहीं छूटा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर चैप्टर, फिर चौथे पार्ट से, बिल्कुल सही। चलिए चौथा नंबर चैप्टर से आ गया प्रश्न। सभी इस साल के लिए गेस प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूं, इसी पैटर्न पे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यही 15 आपको बना देना है। अंक हो सकता है कुछ इधर उधर करे, बाकी लैंग्वेज जो है सेम रहेगा। कह रहा है आपसे कि द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। अब इसका मूल पूछ रहा है, समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, चौथे चैप्टर से प्रश्न है, लेकिन यहां पे हमारे पास 2 मेथड है इसको बनाने का। एक तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कर देंगे, यहां पे देखिए 5 है तो 3 दूनी 6, 2 और 3 में तोड़कर आप बना सकते हैं गुणनखंड विधि से। लेकिन ये चौथा चैप्टर है, मैं ये नहीं करूं कि आपको नहीं बनाना है, आप आसानी से बनाइए, लेकिन मैं शुरू में बोल देगा मैं 15 चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं इसको द्विघात सूत्र से बना दे रहा हूं। ऐसे भी आप इसको 2 3 तोड़कर बनाइएगा, आंसर उतना ही आएगा, 3 और 2, कोई प्रभाव नहीं। यहीं पे दिखाई दे दिया 3 2 तोड़ेंगे माइनस में आएगा 3 2 5, तो माइनस आएगा तो प्लस 3 और 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं सिखा दे रहा हूं कि एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, द्विघाती सूत्र से किसी से बनाइएगा, गुणनखंड से या द्विघाती सूत्र से अंक उतना ही मिलेगा। चलिए तो पहले समीकरण दिया है सर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं x² - 5x + 6 बराबर 0। तो a का मान मिल गया चला 1, b का मान मिल गया -5, c का मान मिल गया 6, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखना है अपने को, पहले d निकालेंगे सर, तो d बराबर b² - 4ac। तो b² मतलब सर -5 का होल स्क्वायर -4a और अपना c, इतना बराबर 25
और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो देखिए तो 4 और यहाँ पे 4 छक 24। मतलब गुरुजी 1 और 1 जो है 0 से बड़ा है, अर्थात कि डी का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक और असमान होंगे। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, मैं गुणनखंड विधि से पहले ही आपको आंसर बता दिया, लेकिन मैं इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको सभी चीज रिवीजन हो। कि कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आंसर निकालिए, तब आपको ऐसे ही बनाना होगा, वास्तविक और असमान होंगे। अब कौन कौन मूल होंगे, ये तो मैं मूल की प्रकृति चेक कर दिया। मैं इस तरह इसलिए बना रहा हूं, अगर मुझे भी बनाना होता ना एग्जाम में प्रश्न आता जब यहाँ पे लिखता कि द्विघाती सूत्र से, तभी मैं इसका यूज करता। नहीं तो अगर इस तरह सीधे सीधे रहता तो मैं भी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके मैं सीधे 3-2 आंसर यहीं पे मैं देखकर निकाल देता। लेकिन अब मैं आपको इस तरह इसका भी रिवीजन करा दे रहा हूं, और समान होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है। चलिए अब क्या होता है, मूल क्या हो जाएंगे, तो x बराबर कहेगा सर -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a, यही मूल होगा। तो माइनस और b देखिए तो कितना है -5 प्लस माइनस √d, यहाँ पे निकाल दिए हैं d, कितना आया है 1 आया है, तो 1 और बट्टा में 2 और 1 मान 1। अब अलग अलग करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहीं पे मैं उत्तर लिखने का प्रयास कर रहा हूं। माइनस माइनस +5 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो एक बार +1 बट्टा में 2 और एक बार आपका 5 - 1 बट्टा में 2, 5 1 6 बट्टा में 2 और एक 5 में से 1 जाएगा 4 बट्टा में 2, अर्थात कि 3 और 2 आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं स्टेप वाइज बनाना, एक भी अंक कोई एग्जामिनर चेक करेगा नहीं काट सकता है। उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या लिखिएगा। मैं कहूंगा 2-3 बार देखकर आपको क्या सीखना है कि ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे सब्जेक्टिव में आएगा, तो क्या क्या लैंग्वेज लिखना है जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित होकर अपने को पूरा अंक दे। चलिए 4 चैप्टर तक के हम लोग एक एक प्रश्न लेकर सीख लिए। 5 नंबर प्रश्न आने जा रहा है, किस चैप्टर से आएगा, चला कहिएगा गुरुजी 5 नंबर चैप्टर एपी समांतर श्रेणी से, बिल्कुल सही आ गया। देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक चैप्टर से प्रश्न तो मैं लिया हूं, लेकिन गेस प्रश्न है जो कि इस साल के पूछा जाने की संभावना पेपर में सबसे ज्यादा है, इसलिए ध्यान से बारीकी से सभी प्रश्न को सीखेंगे सर। अब समांतर श्रेणी गुरुजी कैसे बनाएंगे, बनाकर दिखाइए। चलिए बनाकर दिखाते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद, तो मैं तो पहले मैं एक स्टूडेंट की तरह मुझे बनाना होगा, तो मैं पूरा विस्तार से लिखूंगा कि एपी दिया है 3 10 17 24 और डैश डैश, मतलब सर जी ए दिया है 3, डी दिया है 10 - 3 बराबर 7। अब एक एक टर्म निकालते हैं। पहले कह रहे 13वां पद, तो पहले निकाल लेते हैं कि सर इसीलिए ए 13वां पद बराबर ए प्लस 12d। ए गुरुजी 3 12 और डी अपना 7, इतना बराबर 3 और 12 सते में 84, 3 87। अब हमने 13वां पद निकाल लिया, चला कितना आ गया अपना 87 आ गया। अब आगे कह रहा है कि कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक है, तो मान ले रहे कि एपी में वो पद n नंबर पे आएगा, अर्थात कि nवां पद जो है इसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो मान ले रहे हैं, यहां पे वही मान लेंगे, माना कि एपी का nवां पद, इस एपी का nवां पद जो है इसके 13वें पद से, इसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। हमने मान लिया कि इस एपी का nवां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। अब देखिए, अब nवां पद मतलब सर n जो है ना इसके 13वें पद से 84 अधिक है, हमने यही माना है। मिला जुला कर अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, an क्या होता है, कहिएगा सर a प्लस, अब सीधे सीधे मान पुट करेंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए a प्लस, तो a कितना है 3, n-1, n तो निकालना है nवां पद, d कितना है 7 बराबर a13, तो a13 हमने यहाँ पे निकाल दिया है। देखिए 87 से कितना अधिक है सर 84 अधिक है।
ध्यान से समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखेंगे ध्यान से, या n-1 इंटू 7 बराबर 7 4 11 और 8 8 16 1 17 और प्लस है तो -3, या n-1 बराबर, इसको घटा लीजिए तो 11 में से 3 जाएगा तो अपना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए 6 और 1 इधर गुना में है तो भाग में, कटा देंगे 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, या n बराबर सर 24 प्लस 1 बराबर 25। अब हमने n का मान निकाला, यहां पे अपने से क्या पूछ रहा था, n पूछा था, वो पूछा कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो हमने माना था nवां पद, यहां पे देखिए nवां पद मतलब सर 25वां पद, nवां पद n के जगह पर कितना रखेंगे 25, तो लिख देंगे कि इसीलिए इस AP जो यहां पे लिखे हैं का 25वां पद 13वें पद से, 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। अब उत्तर लिखेंगे, एक भी अंक कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करे नहीं काटेगा, आंसर हो गया। क्लियर, समझ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। ऐसे ही आपको इस पद को बनाना है, एपी से जो भी प्रश्न आएगा ऐसे ही फुल स्टेप में बनाना है, तभी पूरा अंक चला मिलेगा। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हैं। इससे आसान भाषा क्या हो रहा है, मैं पूरा तोड़कर आपको समझा दे रहा हूं। 25वां पद उत्तर हो गया। अब चलते हैं आगे 6ठे नंबर प्रश्न पे। 6ठा नंबर प्रश्न फिर आएगा त्रिभुज चैप्टर, 6ठे नंबर चैप्टर से बिल्कुल सही। यहां पे देखेंगे त्रिभुज से आ गया, काफी शानदार प्रश्न मैं लिया हूं, वही प्रश्न जो इस साल पूछा जा सकता है। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी में भुजाएं एबी तथा एसी पर दो बिंदु डी और ई क्रमशः इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी इतना इतना, तो एक्स का मान निकाले। चलिए अब पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है, चला तो कह रहा है कि यहां पे देखिए एबीसी में AD दिया है, कितना दिया है सर x, DB दिया है, कितना दिया है x-2, AE दिया है गुरुजी x+2, और क्या दिया है EC दिया है, कितना x-1 दिया है। बिल्कुल सही, इतना मान दिया है प्रश्न में। अब हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अर्थात कि ज्योमेट्री बॉक्स क्यों लेकर जाते हैं, यहीं पे तो इसका यूज करके हमको पूरा नंबर लेना है। तो चलिए मेरे पास भी यहाँ पे है ज्योमेट्री बॉक्स, मैं यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ। आपको भी अच्छा से एग्जाम में एक ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए ध्यान से एक त्रिभुज ऐसे बना लेना है। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया, एक मैं अपना स्केल ले रहा हूँ, ये सब आपके पास भी होगा, मेरे पास भी देखिए है यहाँ पे, आपके पास कहाँ होगा, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाएंगे एग्जाम में। चला यहां पे ध्यान से समझेंगे, यहां पे हमने एक त्रिभुज बना लिया और एक समांतर हमने लाइन खींच दिया। अब इस त्रिभुज का नाम मैं दे दे रहा हूं, जो प्रश्न में नाम दे दिया है ऑलरेडी। अच्छा, यहां पे जो प्रश्न में नाम दिया है, यहां से मैं पहले इसको कलम को लिया, आप देखिए ए बी और यहां पे सी, कह रहे डी समानांतर है बीसी, यहां पे देखेंगे इसका नाम दे दिया है डीई, कह रहे एडी एक्स है, डीबी x-2 है, एई कितना है x+2 और x-1 है। ये क्लियर हो गया, ये जरूर बनाइएगा एग्जाम में, ऐसे उसकी आवश्यकता नहीं था लेकिन फिर भी बनाएंगे तभी पूरा अंक हमको लेना है। अगर मैं एग्जाम देता तो मैं जरूर बनाता यहाँ पे, मैं इसी तरह जैसे मैं पेपर में लिखता वैसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए x-1 हो गया। अब और कुछ दिया है इसमें, क्या दिया है, तो चूंकि DE समानांतर है BC, अब जैसे समानांतर है वैसे ही किस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो कहिएगा सर जी थेल्स प्रमेय, बिल्कुल सही। इसीलिए थेल्स प्रमेय से काफी मैथ आसान है। चला ऑब्जेक्टिव में सिखा चुका हूं, कितना ज्यादा सब्जेक्टिव सीख लीजिए। इसी तरह ऑब्जेक्टिव में भी बनाते हैं। सब्जेक्टिव में क्या सीखना है कि स्टेप बाय स्टेप बस पूरा अंक मिल जाएगा। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, तो सर डी समानांतर है बीसी, तो इसका अनुपात अर्थात कि एडी अनुपात, देखिए एडी अनुपात डीबी, तो यहां पे लिख देंगे गुरुजी डीबी बराबर होगा, यहां पे देखेंगे एई अनुपात ईसी के, एई बटा में ईसी के। अब मान बैठाना है तो मैं यहीं पे बैठा दे रहा हूं, लेकिन आप इसके नीचे बैठाइएगा। यहां पे मैं क्लियर आपको यहां पे दिखाने के लिए रख रहा हूं। एडी तो दिया है सर जी एक्स,
डी बी। अब तो आपसे बन जाएगा, बनाकर सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे नीचे कितना आंसर आ रहा है। ए ई एक्स प्लस 2 और ई सी तो x माइनस 1। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x माइनस 1 x प्लस 2 इंटू सर x माइनस 2। एक किस पे टूट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, कहिएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो एक्स है चला तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, या सर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स बराबर माइनस 4 मतलब गुरुजी एक्स बराबर 4। सीधे सीधे कहा था एक्स का मान बताएं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इसी को ब्रैकेट में करके लिख देंगे 4, आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, काफी आसान तरीका से सीख लिए। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो तो लिख सकते हैं, ध्यान से 2-3 बार देखकर स्टेप सीखिएगा। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न तक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको एग्जाम में 15 प्रश्न बनाना है, मैं भी 15 बनाकर आपको दिखा रहा हूं। अब 7 नंबर प्रश्न किस चैप्टर से आएगा, 7वें नंबर प्रश्न। 7वें नंबर जो चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको भी रिवीजन करते हैं और एक शानदार गेस प्रश्न के साथ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना और इतना है, यदि इसके केंद्रक का निर्देशांक इतना है तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सर काफी बउआ टाइप प्रश्न है, लेकिन मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूं क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स आप लेकर गए हैं एग्जाम में तो ये किस दिन काम आएगा। यहां पे देखिए एक हमने सर जी त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान ले रहे हैं इस त्रिभुज का ए बी सी नाम है, यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है, केंद्रक है सी। कह रहा है कि 2 शीर्ष मतलब कि ए वाला शीर्ष का निर्देशांक 3 - 5, फिर बी वाले केंद्र का निर्देशांक देखिए -7 और 4, और सी का निर्देशांक सर मान ले रहे हैं कुछ नहीं है, निकालना है एक्स वाई है, और सेंट्रॉइड का निर्देशांक दिया है चला 2 - 1। हो गया। अब क्लियर हमने समझा दिया क्या पूछ रहा है प्रश्न में। अब कह रहा है कि इसके नियामक तीसरे शीर्ष का नियामक, तो हम मान लेंगे चाहे सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक वहीं जो पूछा है केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, फार्मूला का यूज करेंगे इसमें। केंद्रक का निर्देशांक बराबर कहेगा सर x1 + x2 + x3 बटा में 3। कितना ज्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोचिए हम लोग बनाए हैं, बस उसको सब्जेक्टिव में यूटिलाइज करना है। यहाँ पे y1 + y2 + y3 बटा में 3 हो गया। अब केंद्रक का निर्देशांक दिया है यहाँ पे 2 - 1, तो लिख देंगे सर 2 - 1 इतना बराबर x1, तो x1 कितना है चला यहाँ पे देखिए यही ना x1 है, x2 है, x3 था तो इसको हम लोग xy मान लिए, तो x1 3 और यहाँ पे x2 तो ±7 और x3 अपना x है बटा में 3, और y1 कितना है तो -5, y2 कितना है तो 4 है। यहाँ पे देखिए y1 कितना है तो -5, y2 देखिए 4 है और यहाँ पे y है तो -5 और +4 और +y बटा में 3। अब क्या करेंगे कि इसके बराबर ही है x वाला x, y वाला y, तो वहीं लिख देंगे थोड़ा सा। अब तुलना करने पर, इसका तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करने पर क्या होगा सर, तो 2 बराबर हो जाएगा, 3 में से 7 जाएगा तो -4 + x बटा में 3, और -1 बराबर हो जाएगा सर, -5 में से 4 जाएगा -1 + y बटा में 3। अब इसके नीचे थोड़ा सा नीचे मैं बढ़ जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, पेज आपके पास पर्याप्त होगा एग्जाम में भी, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अपना हो जाएगा, देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 दूनी में 6 बराबर -4 + x, इसको भी गुना कर लेते हैं तो -3 बराबर -1 + y। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 6 -4 है तो +4 बराबर x, और इसको भी उसी तरह हम लोग निकालते हैं तो -3 -1 है चला +1 बराबर y, या x बराबर सर 6 4 10 और y बराबर अपना कितना हो गया, -3 में से 1 जाएगा -2। तो हमने तीसरे बिंदु का जो नियामक पूछा था हम लिख देंगे, इसीलिए तीसरे बिंदु
का नियामक, जो त्रिभुज का तीसरा बिंदु था C, उसी का नियामक, तीसरे बिंदु का नियामक हमने माना था। क्या माना था सर? एक्स वाई। तो यही क्या आ गया? x आ गया 10, y आ गया -2। अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से आप समझे होंगे, बारीकी से हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार बारीकी से। इसी तरह यहाँ पे आंसर आपको निकाल देना है, ऐसे प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे मैं ऊपर भी ले चल के आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए पूरा हम लोगों ने ऐसे इसको सॉल्व किया है, पूरा देख पा रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप इस तरह आप सॉल्व करेंगे। सोचिए एक भी अंक आपका कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए पूरा उम्मीद कर रहा हूं सीख रहे हैं। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण 8 नंबर चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री से प्रश्न आने जा रहा है। ध्यान से सीखते रहेंगे बारीकी से, पूरे 15 चैप्टर से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न किस रूप में पूछे जाएंगे ये भी आपको झलक मिल रहा है। सही प्रश्न आएगा और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे ताकि पूरा का पूरा अंक आपको मिले। अब देखिए काफी शानदार प्रश्न में लिया हूं कि इस पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर आएगा और एक लघु उत्तरीय प्रश्न में जरूर रहेगा। ध्यान से सीखेंगे। यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करें तो सर यहां पे tan थीटा का मान दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो दिया है चूंकि tan थीटा बराबर 4/3। अब देखिए दो तरीका है इसको बनाने का। एक तो tan थीटा बराबर p/b होता है 4/3। तो हम किसका मान निकालेंगे? h का मान निकालेंगे। कितना आएगा सर? 5 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और जोड़ेंगे 16 9 25, रूट निकालेंगे 5, तो h आ गया। उसके बाद हम लोग साइन कॉस का मान p/s b/s रख के बनाएंगे, तब भी बन जाएगा। लेकिन उससे आसान तरीका ये सीखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। किसी भी तरीका से बनाएंगे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर आपको उतना ही आने जा रहा है। अब देखिए इसको दूसरा तरीका क्या कहता है, जो आप अगर डेली क्लास करते होंगे मुझसे ऑब्जेक्टिव में, तो हम लोग सीखते हैं उसी तरीका से कि इसका मान निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसी को आसान करते हैं, tan के फॉर्म में लाते हैं तो cos से भाग दे देंगे। तो चलिए इसमें cos को इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, 3 sin थीटा बटा में cos थीटा और प्लस 2 cos थीटा बटा में cos थीटा और फिर अपना नीचे 3 sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा में cos थीटा। इतना हमने क्यों लिखा? इतना लिखिए या इतना लिखिए, मान एक ही है। क्योंकि फिर ये देखिए cos से यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, cos ये भी कट जाएगा, फिर इतना ही बचेगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं। इसीलिए ऊपर नीचे हम लोग भाग दे दिए। आपको इसके नीचे बनाना, मैं इधर लिख दे रहा हूं। 3 अपना है तो 3 लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा यही तो आ गया, इसीलिए हम लोग किए हैं सर। tan थीटा आ गया और प्लस 2 आ गया, क्योंकि cos से cos अपना इस तरह कैंसिल हो गया, यहां पे भी कैंसिल हो गया, बटा में फिर आ गया 3 tan थीटा और माइनस 2। यहां पे देखिए सिर्फ माइनस 2 बचा। अब देखिए कितना आसान हो गया, tan का मान दिया था रख देंगे। पहले वाला मेथड जो मैं बता रहा था h निकाल कर, वैसे भी बनाएंगे, इतना ही आंसर आएगा। 3 tan थीटा का मान दिया है सर 4/3 प्लस 2 बटा में 3 और 4/3 माइनस 2। अब इतना बराबर यहाँ पे 3 हम लघुत्तम लेंगे तो 3 4 तिहाई 12 माइनस 3 दूनी 6 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 3 लघुत्तम लेंगे तो अपना 3 और यहाँ पे देखिए एक और बटा है और 3 4 तिहाई 12 और माइनस अपना हो जाएगा 6, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अभी इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में पेज रहेगा, इसके नीचे आप बढ़िएगा। 12 6 18/3, ये ऊपर जाएगा तो 3 और 12 में से 6 जाएगा तो 6, 3 से 3 कैंसिल, 6 त्रिका में 18, 3 के आ गया, अपना आंसर आ गया। जैसे मैं पहले वाले मेथड से बता रहा था पीएच निकाल कर, वैसे भी बनाएंगे तब भी 3 आएगा और ऐसे बनाइएगा तब भी 3 आएगा। चलिए उम्मीद कर रहा हूं पूरे विस्तार से आप सीखे हैं। इसमें कभी इसको ऊपर नीचे करके भी पूछता है तो उसी तरह मान आता है, आपको बस समझ के रखना है। चलिए क्लियर, ऑब्जेक्टिव भी एक हो गया आपका, इससे फिक्स है आएगा और सब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न। 9 नंबर चैप्टर कौन है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसे आप हाई डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है आपसे काफी शानदार शानदार प्रश्न लिया गया, ध्यान से सीखेंगे। कितना समय लग सकता है एग्जाम में सॉल्व करने में अगर आप स्टेप बाय स्टेप उत्तर देते हैं तो। कह रहे हैं आपसे कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान ले रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है, छाया की लंबाई खंबे की लंबाई से, तो पहले खंबा की लंबाई मान लेंगे। तो मान लिया कि माना कि खंबा की लंबाई, खंबे की
लंबाई। कितना मान ले रहे हैं? तो चलिए x हम लोग मानते हैं, तो क्यों दूसरा कुछ माने, x मीटर हमने मान लिया। इसीलिए कह रहा है आपसे खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की छाया की लंबाई, तो इसको भी मान लेते हैं। छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? तो इसका कह रहा है √3 गुना है, यहाँ पे देखिए √3 गुना है तो x है, तो ये हो जाएगा √3x। अब कह रहे सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान ले रहे हैं वो भी, और सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, और सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। कुछ नहीं मालूम है तो कोण किस में मानेंगे? थीटा में। चलिए अब एक त्रिभुज हम बना देंगे, जहां पे यूज हो वहां पे एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ए लीजिए, आगे आपका समकोण त्रिभुज, कुछ नाम दे देते हैं ABC, और ये अपना खंभा हो गया 90 डिग्री, ये थीटा, यही पूछा जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए, अब यहाँ पे एक खंभा की लंबाई है, यही खंभा है x। अच्छा, यहां पे खंभे की छाया की लंबाई √3x। tan का यूज करेंगे तभी तो p/b का संबंध हम लोग बता सकते हैं, तो लिख देंगे चूंकि tan थीटा बराबर p/b, यानी कि x बटा में √3x। x से x कैंसिल, या सर tan थीटा बराबर 1/√3। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी चीज क्लियर है आपको। चलिए काफी शानदार। अब आपको बताना है कि tan में कितना डिग्री का मान होता है 1/√3। डेली मैं पूछता हूं, ऐसा प्रश्न डेली आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो कहिएगा सर 30 डिग्री, इतना बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा क्या है? हम लोगों ने माना था सूर्य का उन्नयन कोण, वही तो पूछ रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, नीचे लिख देंगे, इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर कितना डिग्री सर? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आएगा, आपको सॉल्व कर देना है। 2 में 2 अंक आपका फिक्स हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर चैप्टर क्या है? ब्रीथ है। ब्रीथ से एक शानदार प्रश्न को लेकर समझेंगे, जैसे प्रश्न आएंगे इस साल। मैं शुरू में बोल दिया कि 15 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मैं हर एक चैप्टर से बता रहा हूं ताकि मेरा ये भी उद्देश्य है क्लास के माध्यम से कि आपको सिखाना कि कैसे प्रश्न आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाएंगे कि पूरा अंक मिले। उसके साथ साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देना। ध्यान से बस अंत तक देखिएगा। कह रहा है आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। काफी बउआ टाइप प्रश्न है। चलिए इसको बनाएंगे, तो जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो एक पिक्चर बना देंगे ताकि आसानी से हम एग्जामिनर को समझा पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना हो गया चला एक वृत्त, यहाँ पे देखिए एक वृत्त हो गया। अब एक स्पर्श रेखा खींचना है तो यहां से अपने को लेना होगा स्केल, छोटा वाला स्केल लेंगे। आपके पास ये सभी होगा, आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाएंगे। तो यहां पे मान ले रहे इसका केंद्र है, तो ये केंद्र से दूरी दिया है, यहाँ पे केंद्र से दूरी दिया है इसका कुछ, और यहां से स्पर्श रेखा है तो वो इसको घुमाना होगा। आपको समय नहीं लगेगा क्योंकि आप तो जल्दी से पिक्चर बना देंगे, आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आसानी से बन जाए, यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए। चलिए यहाँ से मान लीजिए ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ पे सर इसको हम लोग यहाँ से त्रिज्या से मिला देते हैं। इसको ध्यान से देख लेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से बनाएंगे आसानी से आपसे बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इसका काम खत्म। अब इसका नाम कुछ देंगे, ऐसा अच्छा सा पिक्चर बना दीजिएगा। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लीजिए O है। अच्छा यहाँ पे अभी वृत्त है, यहाँ पे मैं पेन ले रहा हूँ, तो ये मान ले रहे हैं O है केंद्र, ए है, ए P है, हमने मान लिया। देखिए जब यही प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में रहता तो कितना जल्दी हम लोग आंसर बता के कहते सर एक 10 है एक 6 है, तो एक फिक्स है 8 होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 घटाएंगे 64, 64 का रूट निकाल देंगे 8, हम जानते हैं। लेकिन सोचिए सब्जेक्टिव अगर हमको पूरा अंक लेना है तो कितना हमको स्टेप करना पड़ा है, ये आपको सीखना है। ये O हो गया, ए हो गया, OP कितना है त्रिज्या 6 है गुरुजी। OA केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 10 cm लिख देंगे। यही तो स्पर्श रेखा की लंबाई है, लेकिन ये त्रिज्या जो होता है ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, ये 90 डिग्री है, इतना हम लोग समझते हैं। अब चलिए ध्यान से यहाँ पे मान ले रहे हैं, माना कि
एक थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में कुछ दिया नहीं है नाम। तो माना कि ओ केंद्र का वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त है जिस पर, थोड़ा सा लिख देंगे ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े, जिस पर बिंदु ए, कितना बिंदु है अपना, एन है, तो हाँ बिंदु ए से कौन स्पर्श रेखा खींचे हैं, चला एपी स्पर्श रेखा खींचा गया है। चलिए इतना क्लियर हम लोग कर दिए ताकि नाम देने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए जो ये त्रिज्या है यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना है, ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर, और एक केंद्र से दूरी तो ओए बराबर 10 सेंटीमीटर, और अपना त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई तो एपी बराबर वाट, यही हमको निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिए सीधे ऑब्जेक्टिव बताता हूं, मैं बार बार शुरू में बता दिया कि सीधे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें, लेकिन सब्जेक्टिव में एग्जामिनर जानना चाहता है क्यों आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिज्या उससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा से, अर्थात सीधे मैं लिख दे रहा हूं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। इतना देखिए काम करना होगा तभी पूरा अंक मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों सब्जेक्टिव में पूरा अंक नहीं मिलता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा। अब इसलिए यहां पे देखिए लंब होता है, परमेय है, तो यहां पे अच्छा से लैंग्वेज लिखेंगे कि लंब होता है। इसलिए सर कोण जो हो जाएगा ए वाला कोण OPA कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज OPA समकोण है। अब समकोण है तो इसलिए हम लोग समकोण है तो किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, और 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। अब सवाल बनेगा OA स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, अब तो आंसर निकल जाएगा जल्दी से। OA तो यहां पे देखिए OA कितना है 10 का स्क्वायर, OP तो OP कितना है 6 का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर, या सर 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 बराबर AP का स्क्वायर, यहां पे प्लस है, या AP स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, या AP बराबर √64 बराबर 8 सेंटीमीटर। आ गया 8 सेंटीमीटर AP, लेकिन आपसे AP तो पूछा नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके लिख दे रहा हूं ताकि आप ऊपर से देखते आइएगा क्लियर। यहां पे चलिए हम लोग लिख दे रहे हैं यहां पे कि इसलिए जो पूछा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, तो लिख देंगे इसलिए स्पर्श, देखिए कितना अच्छा से आप बनाएंगे तभी पूरा अंक मिलेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। आंसर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बारीकी से सीख रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप प्रश्न को, ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे। मैं 15 टाइप का वही प्रश्न बता रहा हूं, जाइएगा पेपर में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, अंक कुछ चेंज हो सकता है। और हर एक चैप्टर का मैं एक एक कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं ताकि पूरा मैथ का रिवीजन हो। इसी तरह पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ऐसा प्रश्न रहेगा तभी आपको अंक पूरा मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर चैप्टर से प्रश्न नहीं है क्योंकि रचना है, उसका स्थान पे 12 नंबर चैप्टर से दो प्रश्न हम लोग देख लेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रचना से आप जानते हैं सीधे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे यहां पे क्या कह रहा है प्रश्न कि एक तार जो वृत्ताकार है उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग के भुजा की लंबाई। ये जो 12 चैप्टर से शुरू होता है अपना 12-13 क्षेत्रमिति वाला चैप्टर है, इसमें क्या है कि आपका सीधे सीधे फार्मूला का यूज है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहां पे मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या, तो लिख देंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्ताकार है तो वृत्त की त्रिज्या दे दिया कितना, तो आपका 42 सेंटीमीटर। कर इससे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो देखिए जितना त्रिज्या का वृत्त है उतना ही को मोड़ के वर्ग बनाते हैं, तो दोनों के परिमाप में कोई परिवर्तन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना ही है जितना का वृत्त है, उसी में से कुछ आप नहीं हटा रहे हैं, उसी को वर्ग बना दिए, तो परिमाप तो बिल्कुल समान रहेगा, तो वही लिख देंगे। चूंकि बस ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए, बस समझिए प्रश्न बन गया। चूंकि वृत्ताकार, यहां पे देखिए वृत्ताकार तार को
मोड़ कर, क्या बना रहे हैं, उसी वृत्ताकार तार को मोड़ कर एक सर यहां पे वर्ग बना रहे हैं, वर्ग बनाया जाता है। प्रश्न में कह दिया है, पूरा लिख देना है। इसलिए क्या होगा, तो कहेगा सर वर्ग का जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। बिल्कुल सही। इसलिए वर्ग का परिमाप जो होगा वो बराबर होगा वृत्त के परिमाप के। ध्यान से सीखेंगे, बारीकी से देखिए कितना समय लगेगा अगर आप पूरा डिटेल में प्रश्न को बनाकर आएंगे तो। वर्ग का परिमाप 4a, वृत्त का परिमाप 2πr, बस इतना बन गया, समझिए आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। अब तो त्रिज्या दिया है, वहीं पूछा है कि भुजा की लंबाई वर्ग का, यही a पूछा है तो निकाल देंगे। या 4a बराबर सर 2π है 22/7, r कितना है 42, कटा देंगे 7 छक में 42। या सर a बराबर 2 गुने 22 गुने 6 और गुना में है तो भागा में 4, 2 से कट गया 2 से कट गया 11 में 6 से गुना कर देंगे 66 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई, तो लिख देंगे यहां पे, नीचे आप लिखिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं। इसीलिए वर्ग की भुजा की लंबाई, देखिए मैं कह लेता कि आप लिख लीजिएगा, लेकिन मैं एक स्टूडेंट की तरह आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैं सभी चीज लिख दे रहा हूं ताकि ऐसे ही आपको बनाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हड़बड़ाहट में। कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि सभी चीज देखिए सेंटीमीटर में दिया था। क्लियर, समझ रहे हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग 12 नंबर, अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूं एक बार, ये 12 नंबर प्रश्न, अच्छा 11 नंबर प्रश्न हम लोगों ने छोड़ दिया है। देखिए 12 नंबर पर आ चुके हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं पीछे चल के। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न छूट गया था वृत्त से, और यहाँ पे हम लोग वहीं मैं देख रहा था 13 नंबर चैप्टर से प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझ पा रहे हैं आप। ये 12 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके थे, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार यहाँ पे देख लेंगे। ये प्रश्न हम लोग बनाए थे वृत्त वाला, और यहाँ पे ये प्रश्न छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। काफी शानदार प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग छोड़ दिए थे, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए इसको देखते हैं। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चूंकि जो दिया है ध्यान से समझेंगे सर, वृत्त की परिधि, आगे सांख्यिकी से भी प्रश्न है, सभी चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है आपका। कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। परिधि कितना होता है चला कहिएगा सर 2πr बराबर दिया है 44, या 2 गुने पाई 22/7, r बराबर 44, या r बराबर 44 यहाँ पे, और ये भाग में है तो इधर आके गुना में, और एक गुना में है तो इधर आकर भाग में। ये 2 से कट जाएगा, देखिए 22, और ये भी कट जाएगा 22 से 22, क्या बचेगा 7 बचेगा। अब कह रहा है इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताएंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चौथे भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसमें कर देंगे 1/4, बस आसानी से बन जाएगा। चलिए मैं इधर बना दे रहा हूं, आप इसके नीचे बनाएंगे। इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश, देखिए यहां पे क्या कर रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ध्यान से आपको लिखना है एक एक चीज, मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूं। 1/4 πr², यहां पे देखेंगे तो 1/4 पाई जो है 22/7, और r है अपना 7 गुने में 7। अब आगे कटा देते हैं, 7 से कटा दिए 7 कट गया, ये 2 से 4 से कट गया 2 से 11, ये हो गया आपका 11, और ये 2, 11 में 7 से गुना कर देंगे 77/2, या इसी को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और 2 8 16, या इसी को लिख सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर मैंने दिया है। क्षेत्रफल ज्ञात की परिधि 14 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न आप सीख चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल से संबंधित वृत्त की परिधि दिया था, हमने त्रिज्या निकाला, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसके आगे वाले प्रश्न की हम लोग चर्चा पहले कर चुके थे, जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे 13 नंबर पे। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर चैप्टर से काफी शानदार प्रश्न लिया गया है, ध्यान से बारीकी से समझेंगे सर। प्रश्न कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात
करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। यही प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए क्या क्या दिया है पहले तो एक शंकु है, शंकु आप समझ रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, इसमें अगर होगा तो मैं बना के कि शंकु और गोला की बात कर रहा है। एक तो आपका यहाँ पे शंकु है तो देख लीजिए इस तरह ए वाला आकृति की बात कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे शंकु, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है तो इस तरह आकृति की बात कर रहा है यहाँ पे गोला, यहाँ पे क्लियर समझ लीजिएगा। चलिए यही दो आकृति की बात कर रहा है। अब शंकु में क्या दिया है तो शंकु की ऊंचाई दिया है, यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई यहाँ पे दे दिया है 8.4 और इसके आधार की त्रिज्या यहाँ पे दे दिया है कितना 2.1 और उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन इसके बराबर है। अब देखते हैं क्या क्या दिया है तो लिख देंगे शंकु का क्या दिया है ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई मतलब सर h दिया है, कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर, ये दे दिया है प्रश्न में। और चूंकि शंकु का और क्या दिया है तो त्रिज्या मतलब आर दिया है सर, कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि गोला का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, मतलब इस गोला का आयतन इसके आयतन के बराबर है, तो इसीलिए लिख देंगे चूंकि गोला का आयतन किसके बराबर है तो शंकु के आयतन के बराबर है। बस समझिए अब प्रश्न बन गया। ये 13 नंबर चैप्टर से प्रश्न था। अब गोला का आयतन आप लोग फार्मूला बताएंगे, कहिएगा 4/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा अपना 4/3 पाई आर क्यू बराबर जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां पे बचा 4r³ और यहां पे क्या बचा r स्क्वायर मतलब सर 2.1 का होल स्क्वायर और गुना में h मतलब 8.4, ध्यान से समझेंगे, या r³ बराबर 2.1 और स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, यहां पे मैं फिर से अच्छा से लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2.1 गुना में 2.1 गुना में 8.4 और इधर गुना में था तो भाग में 4, इसको कटा देगा 2.1। अब देखिए इधर यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे क्या कर रहा है r³ तो r³ और यहाँ पे 2.1 क्या है 2.1 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2.1 के पावर 3, पावर से पावर कैंसिल, r बराबर 2.1, r क्या है गोले का त्रिज्या है, तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, तो लिख देंगे इसीलिए गोले का त्रिज्या आर त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। आंसर देख लीजिए, पूरा विस्तार से समझ लीजिए, ऐसे ही इस प्रश्न को बनाना था, गोला और शंकु से रिलेटेड प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूं आप समझे हैं, सीखे हैं, बारीकी से देखिए कितना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप पूरा डिटेल में आंसर देके आते हैं, एक टॉपर की तरह कॉपी लिखकर आते हैं, तो 15 प्रश्न बनाने में कितना समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे मिलेगा सांख्यिकी से एक शानदार प्रश्न लेकर समझते हैं 14 नंबर चैप्टर से। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। काफी शानदार प्रश्न सेट किया गया है, एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। कहीं इसका माध्य निकालना है, चर दिया है बारंबारता, वर्ग चिन्ह तो दिया नहीं है। देखिए अगर वर्ग अंतराल दिया रहता है, वर्ग अंतराल, तो क्या करते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं xi, फिर आपका fi xi बारंबारता से गुना करते हैं गुणनफल। लेकिन इसमें आसान कर दे, चर देना तो समझिए सीधे xi का मान दिया है। चलिए बनाकर समझते हैं। चर का मतलब किसका मान दिया है सर, तो ये xi का मान दिया है। बारंबारता किसका मान दे दिया है, तो कहिएगा सर fi होता है बारंबारता। अब इसका क्या निकालते हैं सर जी, गुणनफल निकालते हैं, बिल्कुल सही, तो गुणनफल। अब इसको ऐसे बना दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे ऐसे हम लोग बना लेंगे, क्लियर, ध्यान से समझेंगे सर, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो नहीं छूटे। इसमें दिया है 2, 4, 3, 7 और 8, बस इतना ही अंक है, देख लेंगे ध्यान से। यहाँ पे वहाँ पे तो आप प्रकाल वगैरह लेकर जाएंगे तो स्केल से पूरा बनाइएगा अच्छा से, ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपको
पूरा अंक दे। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सर योगफल। योगफल का मतलब सिग्मा, सिग्मा निकाल रहे हैं। अब देखिए एफ आई तो ये भी दिया है 3 4 2 4 6, जोड़ दीजिए तो 6 4 10 2 12, 4 आपका 16 3 19 हो जाएगा। बिल्कुल सही। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो इसको जोड़ दिए। अब देखिए गुणनफल तो इसको गुना करते हैं, ये क्या हो जाएगा गुणनफल एक्स आई एफ आई हो जाएगा। 3 दूनी में 6, 4 चौका 16, इसको 3 दूनी 6, फिर आपका 7 चौका 28 और फिर आपका 8 छक्का 48। इतना ही आएगा, देख लेंगे एक बार ध्यान से। चलिए इसको पूरा जोड़ देंगे सर 104 अपना हो जाएगा। अब अपना आ गया सिग्मा एफ आई एक्स। अब क्या पूछा था, माध्य निकालिए। देखिए कितना आसान हो गया, लिख देंगे इसीलिए माध्य मतलब एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा में एफ आई एक्स आई 104 और सिग्मा एफ आई 19, कटा देंगे सर 19 से 95, 19 चौका 76, फिर आएगा 7, लगभग में आएगा, चला पूरा कटेगा नहीं, इतना ही आंसर हो जाएगा 5.47 लगभग में। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हैं। अगर चर देखिए, अगर यही दिया रहता वर्ग अंतराल तो पहले एक्स आई निकालते, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करके यहाँ पे आसान कर दिया सीधे एक्स आई। अगर चर दिया रहे तो समझिए एक्स आई दिया है, बारंबारता तो अपना एफ आई होता है, एफ आई एक्स आई निकाल देंगे, यहाँ माध्य तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, आंसर निकल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को सीखे, कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक चैप्टर और बच गया, काफी आसान बउआ टाइप चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता से किसी छात्र का प्रश्न कोई गलत नहीं होता है। देख लेते हैं क्या प्रश्न सेट किया गया है। कह रहा है आपसे कि 2 सिक्कों के एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता। अब ये प्रश्न पूछ रहा है तो 2 सिक्का को देखिए, कह रहा है कि 2 सिक्का को उछालने पर, पूरा लिख दे रहे हैं, उछालने पर संभव परिणाम क्या होगा, ये हम लोग देख ले रहे हैं। तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड हेड आए, या हो सकता है दोनों पे टेल टेल आए, या एक पे टेल हेड आए, या एक पे क्या आ जाए हेड टेल आए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पर क्या आ जाए अपना तो हेड टेल आ जाए। तो कुल संभावित परिणाम 4 हो गया। कह रहा है कि कम से कम एक पृष्ठ, कम से कम एक पृष्ठ, तो देखिए लिख दे रहे हैं कि चूंकि कम से कम एक पृष्ठ, तो कितना हो जाएगा एक पृष्ठ। तो देखिए हेड हेड में एक पृष्ठ है, कम से कम कह रहा है एक, अधिक से अधिक कितना भी हो कोई बात नहीं। टेल हेड में एक पृष्ठ, इसमें कितना हो गया 4, और इसमें भी एक है हेड टेल में, तो ये हो गया 3। इसीलिए प्रायिकता जो पूछ रहा है तो उसको लिख देंगे अभिशिष्ट प्रायिकता। अभिशिष्ट प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 3/4, आंसर हो जाएगा। कितने विद्यार्थी का 3/4 आया था कमेंट में बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को आप सीखे होंगे। इस तरह आपने देखा कि हमने 15 प्रश्न लेकर कुल रिवीजन किया आज के क्लास से पूरे मैथ का, और ये भी सीखा कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करना है कि पूरा में पूरा अंक मिले, और 15 चैप्टर का कॉन्सेप्ट का हम लोग रिवीजन किए हैं। आज फिर शाम में क्लास होगा जो जारी है आपका ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव सीखते रहिए। सब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव वाला ही कॉन्सेप्ट कैसे लिखना आप सीख चुके हैं, अब आसानी से आप मैथ में 100 में 100 लेकर आ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी प्रश्नों का बार बार एक बार रिवीजन करके सीख लीजिए कैसे आप इसे बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।